जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड राजनीति विज्ञान के चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे सामाजिक विभिन्नता और जो सामाजिक विभाजन है उन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से भिन्न है। यह जो वीडियो है इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप क्या है, यानी कि वो कौन से वजह हैं जिसके वजह से यहाँ पे सामाजिक विभाजन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन के विभिन्न स्वरूप होते हैं। यहाँ पे कोई एक स्वरूप नहीं है, यहाँ पे सामाजिक विभाजन के कई सारे स्वरूप हैं और इसी भेदभाव का विरोध के अपने अलग अलग तरीके भी होते हैं। और यहाँ पे जो भेदभाव होता है, जो विभाजन है, इसके अपने अपने यहाँ पे अलग अलग तरीके भी पाए जाते हैं विरोध के। तो यहाँ पे जो सामाजिक विभाजन होगा उसका कोई एक कारण नहीं है, कई सारे कारण हैं और उन्हीं कारणों से यहाँ पे सामाजिक विभाजन होता है, जिसको एक एक करके हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, क्षेत्रीय भावना के आधार पर सामाजिक बंटवारा और भेदभाव होता है और विरोध और संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। एक हम लोग देखें तो यहाँ पे स्वरूप में बात करें तो एक होता है क्षेत्र के आधार पे, यानी कि जो क्षेत्रीय भावना होता है, जो अपने क्षेत्र से लगाव होता है, इसके कारण भी यहाँ पे समाज में सामाजिक विभाजन होता है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में जो हम घटना पढ़े थे, मराठियों द्वारा जो बिहारियों को मारा गया था, या जो असमियों द्वारा मारा गया था, या जो मैसूर में बिहारियों को मारा गया था, तो ये तीनों जो घटनाएं हैं ये एक तरह से क्षेत्रीय कारण से हुआ है, यानी कि ये जो घटना है वो क्षेत्रीय भावना पर आधारित है। जैसे कि यहाँ मुंबई, दिल्ली तथा कलकत्ता में उत्तर भारत के जो लोग हैं, जो बिहारी हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इन लोगों के विरुद्ध जो भी हिंसात्मक व्यवहार किया जाता है, ये सभी यहाँ पे क्षेत्रीय भावना के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि इस तरह का जो सामाजिक विभाजन होता है उसे हम लोग क्षेत्रीय भावना के आधार पे बांटते हैं। इसके अलावा एक है नस्ल के आधार पे भी, रंग रूप के आधार पे भी हो सकता है। तो समाज में जो विभाजन है वो नस्ल और रंग के आधार पे भी होता है, इसके भेदभाव के कारण भी होता है। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे मैक्सिको ओलंपिक गेम के बारे में पढ़ना है। 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक गेम हुआ था और वहाँ पे उस ओलंपिक गेम के मुकाबले में यहाँ पे 200 मीटर की जो दौड़ हुई थी, उस दौड़ के पदक समारोह के जो विजेता थे, जिनका नाम है एम्फ्रो, वो अमेरिकी धावक है। यहाँ पे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लो नामक व्यक्ति ने इसी समारोह में अमेरिकी अश्वेत पर अत्याचार और नस्ल आधारित भेदभाव को अपने व्यवहार से उजागर किया था। घटना को एक बार अच्छे से देखते हैं। हुआ क्या है कि यहाँ पे बताया गया है कि नस्ल और रंग के आधार पे भी समाज में विभाजन होता है, भेदभाव पाए जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि मैक्सिको में 1968 में एक ओलंपिक गेम हो रहा था और वहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है टॉमी स्मिथ है, एक का नाम है जॉन कार्लो। इन्होंने अमेरिका में जो रंग भेद की नीति अपनाई जाती है, वहाँ का अगर अमेरिका का देखें तो अमेरिका में जो सामाजिक विभाजन है वो रंग भेद के आधार पे होता है, यानी कि वहाँ के सामाजिक विभाजन गोरे और काले के आधार पे होता है। गोरों को वहाँ पे श्वेत और कालों को अश्वेत कहा जाता है। तो इसके आधार पर वहाँ पे भेदभाव किया जाता है और उसी चीज़ को यहाँ पे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लो उस मैदान में जो पदक के लिए जो दौड़ हो रहा था ओलंपिक गेम के लिए, उसी मैदान में वो इस चीज़ को वहाँ पे उजागर करते हैं, इस बात को वहाँ पे वो रखते हैं। वहाँ के जो भी बाकी के देश के लोग आए हुए हैं उनको एक तरह से वो इस बात के लिए यहाँ पे इस बात के बारे में बताते हैं कि किस तरह से अमेरिका में सामाजिक विभाजन पाया जाता है, कैसे वहाँ रंग के आधार पे, गोरे और काले के आधार पर कैसे वहाँ पे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो सामाजिक विभाजन है वो नस्ल और रंग के आधार पे भी पाया जाता है, जो कि अमेरिका में देखने को मिलता है। इसमें एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है, ऑस्ट्रेलियाई धावक थे जिनका नाम था पीटर नॉर्मन। उन्होंने ना तो वो अमेरिकी थे और न ही अश्वेत थे। यहाँ पे जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लो हैं वो यहाँ पे अमेरिका के निवासी थे और एक तरह से अश्वेत थे, इसलिए वो जो भी उनके ऊपर जो शोषण किया जाता था उसके बारे में वो दुनिया को बता रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक और व्यक्ति हैं जो ऑस्ट्रेलिया के थे जिनका नाम है पीटर नॉर्मन। वो ना तो अमेरिका के हैं और ना अश्वेत हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पे जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ का साथ दिए थे। वो इस बात के लिए
वो भी इस बात से खपा थे कि कहीं भी जैसे अमेरिका में जो हो रहा था भेदभाव रंग भेद के आधार पे, वो इस बात का सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लो के सपोर्ट में थे कि इस तरह की नीति किसी भी देश में नहीं अपनाना चाहिए। बेल्जियम और श्रीलंका में भी यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर मौजूद था। अगर हम लोग बेल्जियम वाली घटना को याद करें या श्रीलंका में, तो यहाँ पे भी क्षेत्र के आधार पे और नस्ल रंग के आधार पे वहाँ पे भी भेदभाव होता है। जैसे श्रीलंका की घटना को पढ़े तो वहाँ पे एक तरह से क्षेत्र और नस्ल के आधार पे ही वो विभाजन पाया गया है। वहाँ पे जो भारत के तमिल लोग हैं उनके बीच और जो श्रीलंका के मूल निवासी उनके बीच हमेशा संघर्ष चलते रहता है। श्रीलंका में बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है। जो श्रीलंका में बंटवारा हुआ है या वहाँ पे जो गृह युद्ध हुआ है वो यहाँ पे भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर हुआ है। कहने का मतलब कि सामाजिक विभाजन के जो स्वरूप में हम लोग पढ़ रहे हैं स्वरूप के बारे में, उसमें अभी तक हम लोग 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पहला है यहाँ पे कि यहाँ पे जो विभाजन है वो क्षेत्र के आधार पर हो सकता है। दूसरा हम लोग यहाँ पे नस्ल और रंग के आधार पे पढ़े। और तीसरा यहाँ पे है कि किसी भी समाज का विभाजन भाषा के आधार पे भी हो सकता है। तो ये भी एक यहाँ पे हो जाएगा, जो कि हम लोग बेल्जियम में देखे थे कि बेल्जियम में कैसे फ्लेमिश और जो बिलोनेविया था और ब्रुसेल्स था उसमें कैसे भाषा के टकराव को लेकर के वहाँ पे आपसी टकराव चलता था। एक तरह के सामाजिक विभाजन, सामाजिक टकराव उसमें देखने को मिला था। अब बात करें हम लोग अपने भारत की सामाजिक विविधता की, तो हमारे देश में तो सामाजिक विभाजन के स्वरूप और ज़्यादा जटिल है। यहाँ पे भारत का जो समाज है वो बहुत ही विविधता वाला है और यहाँ पे जो विभाजन है वो भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर पाया जाता है। यानी कि भारत में जो सामाजिक विभाजन का जो स्वरूप है वो यहाँ पे भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल जो भी है वो सब भारत में पाया जाता है। इसका टकराव हमेशा हमारे समाज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति कैसे होती है। आखिर ये जो समाज में जो भेदभाव है, जो ये विभिन्नता है, जो ये विविधता है, उसकी उत्पत्ति होती कैसे, ये कैसे समाज में आता है। तो देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को ये हक नहीं है कि वो इस बात का चुनाव कर सके कि वो किस जाति में और किस लिंग में, किस समुदाय में, किस धर्म में जन्म लेगा। एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से ये प्राकृतिक है, इसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। तो व्यक्ति को समुदाय या जाति का चुनाव करना उसके बस की बात नहीं है, वो इस चीज़ का यहाँ पे चुनाव नहीं कर सकता है। यहाँ पे जैसे ही किसी व्यक्ति का जन्म होता है, जन्म के साथ ही वो किसी समुदाय का, किसी जाति का, किसी धर्म का या लिंग का वो वहाँ पे उस लिंग में वो शामिल हो जाता है, यानी कि उसका सदस्य वो हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा है वो दलित परिवार में जन्म लिया हो, तो दलित परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा उसी समुदाय का सदस्य हो जाता है। जैसे ही उसका जन्म होता है वो दलित परिवार के ही हो जाता है, तो ये उसके हाथ में नहीं है। इसके अलावा कोई स्त्री, पुरुष, काला, गोरा, लंबा, नाटा आदि जन्म का परिणाम है, ये मनुष्य के बस की चीज़ नहीं है। ये सब जितने भी घटनाएं हैं वो प्राकृतिक हैं, इसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। कौन व्यक्ति पुरुष में जन्म लेगा या स्त्री में लेगा, गोरा होगा या काला होगा, लंबा होगा या नाटा होगा, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये प्रकृति द्वारा दिया जाता है। तो ये सब जो पाया जाता है, ये जो गोरा, काला, लंबा, नाटा, ये सब जो प्रकृति के द्वारा जो ये विविधता दिया गया है, यहीं से समाज में भेदभाव की उत्पत्ति होती है। यही जब लंबा और नाटा ज़्यादा हो जाता है, गोरे काले अलग अलग हो जाते हैं, तो गोरों कालों के बीच, लंबे नाटे के बीच यहाँ पे स्त्री पुरुष को लेकर के या अलग समुदाय को लेकर के यहाँ पे एक तरह से भेदभाव उत्पन्न होता है। यहीं से विविधता की उत्पत्ति होती है। तो ये सब जितने हम लोग अभी पढ़े, ये सब जितना है वो प्राकृतिक घटनाएँ हैं। ये जो भी होते हैं वो प्रकृति द्वारा किए जाते हैं और यही चीज़ आगे चल कर के सामाजिक विभाजन को भी जन्म देता है। जब विविधता बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है, ये भेदभाव बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है, तब जाकर के समाज में सामाजिक विभाजन का उत्पत्ति होता है। तो ये अभी हम लोग जो पढ़े वो प्राकृतिक था। इसके अलावा समाज में जो सामाजिक विभाजन पाए जाते हैं उसमें कुछ मनुष्यों का भी योगदान होता है, यानी कि कोई एक तरह से कहें कि ये मानव द्वारा भी शुरुआत की गई है। जैसे हम लोग आगे देखेंगे कि सभी सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते हैं। समाज में जो भी विभाजन है वो सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं है। लिंग को कहें तो वो जन्म पे हो सकता है, गोरा काला ये सब जन्म आधारित है, लेकिन कुछ ऐसा है जो यहाँ पे इंसान द्वारा भी, मानव द्वारा भी अपनी इच्छा से चुन करके भी यहाँ पे सामाजिक विभाजन का रूप रेखा तैयार किया जाता है। यहाँ पे इसकी जो
सामाजिक विभाजन है उसकी उत्पत्ति मनुष्य के इच्छा से भी होती है। जैसे हम लोग देखेंगे कि कई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और दूसरे समुदाय का सदस्य बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो हिंदू धर्म में जन्म लिया, लेकिन वो उसको हिंदू धर्म पसंद नहीं है तो वो किसी और धर्म को अपना लिया, तो वो उस धर्म का सदस्य हो जाता है। जैसे हम लोग भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात करें तो उनका जन्म तो हिंदू धर्म में हुआ था, लेकिन हिंदू धर्म की जो रीति रिवाज है वो उनको पसंद नहीं था और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ऐसे हमारे देश में, दुनिया भर के और भी देश में लोग अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करते हैं और दूसरे समुदाय के सदस्य बन जाते हैं। कुछ व्यक्ति नास्तिक बन जाते हैं, कुछ तो ईश्वर में भरोसा ही नहीं करते हैं तो वो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, वो नास्तिक बन जाते हैं। कुछ यहाँ पे धर्म का परिवर्तन कर लेते हैं। इसके अलावे हम लोग अगर देखें तो विविधता इतना पाया जाता है कि अगर हम लोग अपने परिवार में ही देखें तो परिवार में ही लोगों के बीच विविधता देखने को मिल जाएगा। हमारे परिवार में ही कोई व्यक्ति शैव हो सकता है, यानी कि शिव को मानने वाला हो सकता है, कोई देवी को मानने वाला हो सकता है, कोई भगवान विष्णु को मानने वाला हो सकता है। तो हमारे जो परिवार में लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, तो देखेंगे कि सभी लोग एक ही ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, सबके अपने अपने ईश्वर हैं, अलग अलग धर्म में अलग अलग ईश्वर में उनका विश्वास है। इसके अलावे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लोगों का, एक ही परिवार के सदस्यों का सोचने का जो तरीका है वो अलग होता है, उनका विवेक अलग होता है और उसी अनुसार इनका पेशा भी अलग होता है। अगर आप अपने परिवार में देखेंगे तो सभी परिवार एक ही काम में नहीं लगे होंगे। परिवार के प्रत्येक सदस्य हो सकता है, संभावना है कि वो अलग अलग काम में लगे होंगे। और अगर मान लीजिए कहीं पे एक होंगे भी कि परिवार के सभी सदस्य एक ही काम को करते हैं, फिर भी उनके विचारों में अंतर देखने को मिलेगा। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं ये सभी एक तरह से मानव की इच्छा पर डिपेंड है, इसमें प्रकृति की कोई हाथ नहीं है। तो ये मानव द्वारा ये रचना किया गया है, ये मानव रचित है और इससे भी समाज में विविधता उत्पन्न होता है और यही विविधता आगे चल करके विभाजन का रूप लेता है। जब यही विविधता अपने आप को ऊपर करने में लग जाता है, कोई भी एक समाज के एक भाग, कोई एक समुदाय जो अपने आप को ऊपर करने में, बाकी समुदाय से अपने आप को ऊपर करने में लग जाता है, तो यही चीज़ आगे उग्र रूप ले लेता है और यहीं से सामाजिक विभाजन की शुरुआत होती है। तो हम लोग यहाँ पे जितना भी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो घटना है इसमें यहाँ पे जो सामाजिक विभाजन हो रहा है वो एक जन्म आधारित भी होता है और मानव द्वारा निर्मित भी होता है, यानी कि मानव द्वारा भी बनाया गया है। मानव की इच्छा से भी समाज में विविधता आती है और मानव के जो प्रकृति द्वारा किया गया है उसके द्वारा भी जो जन्म है, किस समुदाय में, किस जाति में, किस लिंग में जन्म लेगा, गोरा होगा, काला होगा, नाटा होगा, मोटा होगा, लंबा होगा, पतला होगा, ये सब जो भी घटनाएं हैं वो प्राकृतिक हैं। ये जो विविधता समाज में आई है वो प्रकृति द्वारा लाई गई है। जबकि आप कौन से धर्म को मानेंगे, कौन सा काम करेंगे, किस चीज़ की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आपका विचार कैसा है, आप भगवान में भरोसा करेंगे ना करेंगे, ये सब जो है वो मानव के इच्छा पे डिपेंड करता है और ये दोनों ही समाज में विविधता की उत्पत्ति करती है, यहीं से विविधता का जन्म होता है। अब यहाँ पे है सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर। कई बार ऐसा मान लिया जाता है कि सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक विभाजन दोनों एक ही हैं, लेकिन ये दोनों एक ही नहीं है। सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर होता है। दोनों का एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे से अलग है। अभी हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कौन होता है और सामाजिक विभाजन कौन होता है। देखिए, कोई ये आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार हो, यानी कि सभी सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का आधार नहीं होता है। संभव है कि भिन्न समुदाय के विचार भिन्न हो सकते हों। ऐसा हो सकता है कि हिंदू के विचार अलग हों, मुस्लिम के विचार अलग हों, सिख के विचार अलग हों, तो ये सामाजिक विभिन्नता है, लेकिन ये सामाजिक विभाजन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ विभिन्नता है। कई मामलों में ऐसा होता है कि इन लोगों की जो विचारधारा भले अलग हो, कुछ मामले में अलग होते हैं और कुछ मामले में एक हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से देखें तो जब बात धर्म की आएगी तो हिंदू धर्म अपने धर्म को सुरक्षा के लिए कार्य करेगा, उसको बचाने का काम करेगा, मुस्लिम अपने धर्म को, ईसाई अपने धर्म को, सिख अपने धर्म को। लेकिन जब बात आ जाती है भारत की तो ये सभी लोगों के विचार एक हो जाते हैं और ये सभी भारतीय बन जाते हैं और भारत की सुरक्षा में लग जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कई मुद्दों में ऐसा होता है कि लोगों के मत जो हैं, समुदाय के मत अलग होते हैं और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें लोगों के मत एक होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है कि मुंबई में जो मराठियों के हिंसा का शिकार हुए थे, जो भी व्यक्ति वहाँ पे शिकार हुए, जो भी बिहारियों का या उत्तर भारत के लोगों के साथ जो मारपीट किया गया,
उसमें किसी जाति और धर्म के आधार पर मारपीट नहीं किया गया था। वहाँ पे मारपीट जो भी हुआ था वो हुआ था क्षेत्र के आधार पर, न तो उसमें जाति को देखा गया था, न उसमें धर्म को देखा गया था, और न ही उसमें लिंग को देखा गया था। उसमें बस अगर कुछ कॉमन चीज़ था तो वो था कि वे सभी एक ही क्षेत्र से थे, वो उत्तर भारत के और बिहार के निवासी थे, और इसीलिए उनके साथ मारपीट किया गया था। तो यहाँ पे जब इनके साथ ये घटना हो रही थी तो इन लोगों के जो सोच है वो एक जैसे हो गए थे, इनके विचार एक जैसे हो गए थे। इनके पास बस एक ही रास्ता था कि इन लोगों को एक होकर के, संगठित होकर के अपने आप को सुरक्षित करना है, अपने आप को बचाना है। इसके अलावा अगर मराठियों की तरफ से देखें तो जो मराठी लोग मार रहे थे बिहारी लोगों को, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी हिंदू होंगे या सभी मुस्लिम होंगे या कि खास जाति के होंगे। उसमें पूरे मराठी की बात हो रही है और उन सबका हित एक था, उन सबका मकसद एक था कि जो भी बिहारी आए हुए हैं उनको यहाँ से बाहर निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ की जो सामाजिक विभिन्नता है वो किसी खास जाति पे डिपेंड नहीं है, किसी धर्म पे, लिंग पे नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र पे है। तो कहने का अर्थ ये है कि कई बार सामाजिक जो विभिन्नता है जो पाया जाता है समाज में, कई बार ये समुदाय अलग हो सकते हैं, जाति अलग हो सकता है, लिंग अलग हो सकता है, लेकिन इनके हित एक होते हैं, इनके विचार एक होते हैं। उसी को यहाँ पे दिया गया है। इसी कारण से सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाता है। तो ऐसे में यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो भी बिहार के लोग मुंबई में गए हुए थे उनके अंदर सामाजिक विभाजन नहीं थी। सामाजिक विभिन्नता तो थी लेकिन वहाँ पे सामाजिक विभाजन नहीं था। लेकिन अगर वही हम थोड़ा सा ऊपर लेवल पे आकर देखें तो मराठियों के बीच और बिहारियों के बीच एक तरह के सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है। लेकिन जो पूर्ण रूप से बिहार के हैं, जो यहाँ से वहाँ गए हुए थे, उनमें सामाजिक विभिन्नता थी, विभाजन नहीं थी। उन्हीं बिहारियों को अगर अपने राज्य में देखें और यहाँ पे वे लोग जाति के नाम पे या धर्म के नाम पे लड़ते हैं, तब उनके बीच सामाजिक विभाजन पाया जाएगा। लेकिन जब उनके हित एक हैं, वो एक ही मकसद के लिए कार्य कर रहे हैं, एक ही मकसद के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके बीच सामाजिक विभिन्नता है लेकिन विभाजन नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में यही अंतर होता है कि सामाजिक विभिन्नता, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन नहीं हो सकता है। सामाजिक विभिन्नता के कारण लोगों में विभेद की विचारधारा जरूर बनती है। जब विभिन्नता होती है तो अपने समुदाय, अपने जाति, अपने धर्म, अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए लोगों के बीच हमेशा संघर्ष देखने को मिलता है। अगर बात करें इसी में हम बिहारी और मराठी को, तो ये लोग आपस में तो लड़ रहे थे, लेकिन अगर इसको हम अपने देश से जोड़ के देखें और कल के बीते अगर हमारे देश को किसी देश के साथ युद्ध करना पड़े तो ये मराठी और बिहारी दोनों एक होकर के उस युद्ध में लड़ेंगे और भारत माँ की सुरक्षा करेंगे। तो वहाँ पे इनके मत एक हो जाते हैं, वहाँ पे फिर सामाजिक विभाजन नहीं पाया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि सामाजिक विभिन्नता में लोगों के विचारधारा में अंतर हो, उसमें विभेद चलते रहता है, लेकिन यही विभिन्नता कहीं कहीं पर समान उद्देश्य के कारण एक साथ भी जुड़ जाता है, जैसा कि अभी हम एग्जाम्पल में बताए। एग्जाम्पल में दिया है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय विद्यार्थी भारतीय समाज के विभिन्न समुदाय से संबंध हो सकते हैं। जो भी ऑस्ट्रेलिया में यहाँ के विद्यार्थी रह रहे हैं वो बिहार से भी हो सकते हैं, महाराष्ट्र से भी हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश से भी हो सकते हैं, दक्षिण भारत से भी हो सकते हैं। लेकिन जब वहाँ ऑस्ट्रेलिया में उन लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो वहाँ सभी भारतीय बन जाते हैं। वहाँ पे भले उनके भी सामाजिक विभेद है लेकिन विभाजन नहीं होता है। उन लोगों का हित, उन लोगों का मकसद एक होता है और वहाँ पे एकजुट होकर के उसके लिए संघर्ष करते हैं और अपने उद्देश्यों को वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं उद्देश्यों के प्राप्ति के कारण उनके भी सामाजिक विभिन्नता होने के बाद भी उनको में एकता पाया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ किया जाता है। बताया गया है कि भारतीय छात्र कुछ उपद्रवी ऑस्ट्रेलियाओं के हिंसा के शिकार हुए हैं। उसी प्रकार कार्लेस और स्मिथ अफ्रो अमेरिकी थे और एक दृष्टि से समान थे, अतः श्वेत अमेरिकी, तथापि नॉर्मन श्वेत ऑस्ट्रेलियाई था। अब देखिए यहाँ पे जो ओलंपिक गेम हो रहा था 1967 में मैक्सिको में, उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे कार्लोस और स्मिथ दोनों यहाँ पे अलग अलग जाति के हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ उन दोनों में कॉमन था। वो कॉमन क्या था कि वे दोनों अश्वेत अमेरिकी थे और दोनों जो श्वेतों द्वारा अश्वेत पर जो दुर्व्यवहार किया जाता था, उनका जो शोषण किया जाता था, उसका शिकार ये हुए थे और उसी के लिए यहाँ पे लड़ रहे थे। इसके अलावा अगर हम नॉर्मन की बात करें तो ये तो ऑस्ट्रेलिया के थे और श्वेत थे,
लेकिन इनका भी मानना था कि समाज में, अमेरिका में अश्वेतों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जाए, और इसलिए यहाँ पे स्मिथ का और उसके बाद जो कार्लोस है उनका और जो नॉर्मन है उनका, इन तीनों का जो उद्देश्य है वो एक था कि श्वेत और अश्वेत के बीच जो ये संघर्ष चल रहा है, अश्वेतों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए। और इस वजह से ये तीनों अलग अलग होते हुए भी तीनों का मकसद एक होने के कारण एक साथ उसका विरोध कर रहे थे, एक साथ श्वेत और अश्वेत के बीच जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। तो कहने का मतलब है कि समाज में विभिन्नताएं होती है, लेकिन जब उद्देश्य एक हो, उनके हित एक हों, तो उनमें एकता भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि तीनों में एक समानता क्या थी कि वो तीनों नस्लवाद के खिलाफ थे। जो श्वेत अश्वेत के नाम पे वहाँ पे भेदभाव किया जाता था, इसके वो खिलाफ थे, और इसीलिए वो तीनों साथ मिल करके उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है कि सभी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले या मुस्लिम धर्म को मानने वाले हो, सभी यहाँ पे जब बात आती है भारत के, तो वो सभी एक समुदाय के हो जाते हैं, एक जाति के हो जाते हैं। ऐसे ज़मीनी तौर पर आपसी टकराव होते रहता है, आपसी संघर्ष चलते रहता है, लेकिन जब उद्देश्य एक होते हैं तब इनके बीच एकता भी देखने को मिलती है। धर्म के आधार पर उनमें एकता हो सकता है, परंतु संभव क्षेत्र, जाति, रंग, लिंग के आधार पर उनमें विपरीत विचारधारा हो। तो ऐसा देखने को मिलता है कि कभी जब मान लो भारत की बात आएगा तो भारत की बात आने पर इनके बीच एकता हो जाती है, वही जब अपने धर्म, अपने जाति, अपने क्षेत्र, अपने लिंग की बात आती है तो इनके बीच विचारों का टकराव भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो विभिन्नता है वो डिपेंड करता है कि मनुष्य का उद्देश्य क्या है, उसी के आधार पर यहाँ पे विभिन्नता पाया जाता है, और वही चीज़ आगे चल के जब उग्र रूप पकड़ता है तो वो विभाजन का रूप लेता है। तो यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोगों को एक ही समुदाय के सदस्य होने के कारण अथवा एक ही नस्ल, जाति, रंग के होने के कारण एक विचारधारा के पोषक हो सकते हैं। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, जो भी धर्म हो, हम जानते हैं कि सभी धर्मों में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लिंग के आधार पर तो महिलाओं का शोषण किया गया है, और हर धर्म के जो पुरुष हैं उन लोगों ने महिलाओं का शोषण किया है, उनको घर में बंद करके रखा है, उनको एक तरह से कैद बना के रखा है। तो भले ही इनका धर्म अलग था, लेकिन सभी धर्मों में एक चीज़ कॉमन दिखने को मिलता है कि वहाँ पे महिलाओं का शोषण किया गया है। तो ऐसा होता है कि कई बार लोग अलग धर्म के, अलग समुदाय के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब उनका विचारधारा एक होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अलग धर्म के लोग हैं लेकिन समुदाय एक ही है, कि धर्म भले अलग अलग हैं लेकिन समुदाय में पुरुष हैं और पुरुषों ने महिलाओं का शोषण किया है। तो कई बार ऐसा होता है कि नस्ल, जाति, रंग के आधार पर इनके विचारधारा एक हो जाते हैं। वहाँ पे भले सामाजिक विभिन्नता उनके बीच है, एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन ऐसे मौके पर उनका विचारधारा एक हो जाता है। यहाँ तक कि एक ही संयुक्त परिवार के गरीब और अमीर सदस्यों के बीच विचारधारा का भी संघर्ष हो सकता है। अगर हम लोग देखें तो ये भी देख सकते हैं कि हमारे ही परिवार में अगर दो भाई है, एक भाई अमीर हो जाए और दूसरा भाई गरीब हो, तो उनके बीच भी विचारधाराओं का संघर्ष चलते रहता है अमीरी गरीबी के नाम पर। तो इस तरह के टकराव हमेशा चलते रहते हैं, ये संघर्ष हमेशा समाज में चलते रहता है, लेकिन ये यहाँ पे सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेता है तब तक जब तक कि वो उग्र रूप न ले और सिर्फ अपने आप को ऊपर करने की कोशिश न करे। जब हम अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं, बाकी को अपने नीचे दबाने की कोशिश करने लगते हैं, तो यहीं से सामाजिक विभाजन का उत्पत्ति होता है, यहीं से सामाजिक विभाजन का जन्म होता है। तो निष्कर्ष में अगर हम पहुँचे तो निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि हम सभी एक से ज़्यादा पहचान है, यानी कि हम लोग जितने भी हैं हम सभी लोगों का पहचान जो है वो एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा पहचान हो सकता है। एक पहचान हमारे लिंग के आधार पे हो सकता है, जाति के आधार पे हो सकता है, क्षेत्र के आधार पे हो सकता है, धर्म के आधार पे हो सकता है। तो मनुष्य का पहचान जो है वो एक से अधिक होता है। वे एक से ज़्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा भी हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पे जब पहचान एक से ज़्यादा है तो हम लोग एक से ज़्यादा सामाजिक समूह का हिस्सा भी हो सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे संभव है। एक वाक्य में अगर कहा जाए तो हम यही कह सकते हैं कि हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अपना स्वरूप बनाता है। कहने का मतलब है कि जब जैसा होता है तब हम लोग वैसे बन जाते हैं।
जब जैसा ज़रूरत पड़ता है उसी तरह के हम अपनी पहचान बना लेते हैं। जब धर्म की बात आती है तो हम हिंदू धर्म से अपना पहचान बनाते हैं। जब जाति की बात आती है तो हम अपने जाति के नाम पर आधार पे हम अपनी पहचान बनाते हैं। जब देश की बात आती है तब हम लोग अपने देश के नाम से अपनी पहचान बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी जो पहचान है वो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहती है, उसी के अनुसार अपना स्वरूप बदलते रहता है। उसके बाद है सामाजिक विभाजन एवं विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन और विभिन्नता ये दोनों एक दूसरे से अलग होता है। अभी हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अभी हम बताएं कि जब सामाजिक विभिन्नता उग्र हो जाए, वो बाकी से अपने आप को ऊपर समझने लगे, तब यहाँ पे सामाजिक विभाजन का जन्म होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें यहाँ पे तो सवर्णों और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है। जिस तरह से यहाँ पे सवर्णों के द्वारा दलितों को शोषित किया गया है, जिस तरह से उन लोगों ने इनका शोषण किया है, यह एक तरह से सामाजिक विभाजन का उदाहरण है। इसको हम सामाजिक विभाजन कह सकते हैं, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित और बेघर हैं और भेदभाव का शिकार हैं, जबकि स्वर्ण जो हैं आमतौर पर संपन्न और सुविधा युक्त हैं, अर्थात दलितों को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सामाजिक विभाजन का शुरुआत होता है। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि एक तरफ जो दलित हैं वो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, बेघर हैं, दूसरी तरफ जो स्वर्ण में आते हैं वे लोग अमीर हैं, सुखी संपन्न जीवन जी रहे हैं, और हमेशा इन स्वर्णों के द्वारा इन दलितों का शोषण किया जाता है। तब ये दलित लोग अपने आप को ये महसूस करने लगते हैं कि ये अलग समुदाय के हैं, इनका शोषण होता है। जब ये शोषण बहुत ज़्यादा हो जाता है तब यहाँ पे जो दलित समाज के लोग हैं वो इसके खिलाफ, सवर्णों के खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठाना शुरू करेंगे, इनके बीच संघर्ष होगा, और यही संघर्ष आगे चल करके यहाँ पे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेगा। तो इस तरह से सामाजिक विभाजन की उत्पत्ति होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। यहीं से सामाजिक विभाजन की शुरुआत होती है। जैसे अमेरिका में जो श्वेत और अश्वेत का अंतर है वो सामाजिक विभाजन है। हमारे देश में धर्म के नाम पे जो विभेद है वो सामाजिक विभाजन है। जाति के नाम पे जो विभेद किया जाता है स्वर्ण और दलितों के बीच, वो भी एक तरह से यहाँ पे सामाजिक विभाजन का ही रूप है, वो उसी का एक उदाहरण है। तो सामाजिक विभाजन और सामाजिक विभेद में अंतर समझ गए होंगे कि सामाजिक विभेद सामाजिक विभाजन नहीं होता है जब वही विभिन्नता में से कोई एक समुदाय अपने आप को सबसे ऊपर रखने की कोशिश करता है और उसके कारण जो आपसी टकराव होता है, उसी टकराव से सामाजिक विभाजन होता है, वहीं से सामाजिक विभाजन का जन्म होता है। कभी कभी ऐसा भी दिखाई पड़ता है कि सामाजिक असमानताएं कई समूह में मौजूद रहता है, अर्थात किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे होते हैं जबकि किसी दूसरे मुद्दे के दृष्टिकोण में अंतर हो सकते हैं। तो अभी हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं कि कई बार ये सामाजिक असमानताओं में हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि कभी यही समूह के जब हित एक होते हैं तो एक हो जाते हैं, जब हित दोनों के अलग होते हैं तो इनके विचारधारा भी अलग हो जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे उदाहरण के रूप में कि सभी धर्मों में दलित एवं वंचित वर्गों का हित समान होता है। किसी भी धर्म में, अगर हम लोग हिंदू धर्म की ही बात करें तो हिंदू धर्म में जो दलित वर्ग में आते हैं वो चाहे किसी भी जाति के हों, उनका यहाँ पे हित समान है, उनको समाज में बाकियों के जैसा पहचान चाहिए, तो यहाँ पे हित समान है। अतएव इनके समाज हित के मुद्दे पर एकता रहती है, जबकि धार्मिक दृष्टिकोण में अंतर और तनाव की स्थिति बन सकते हैं। तो यहाँ पे इनमें एकता देखने को मिलती है, एक हो जाते हैं। वहीं जब धार्मिक दृष्टिकोण की बात आती है, जैसे इसको एग्जाम्पल समझें कि चाहे वो हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, ईसाई धर्म के हो, जो दलित समाज में आते हैं यानी कि जो पिछड़े हुए हैं, तो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, चारों धर्म के जो दलित समाज के लोग हैं उनका हित एक होता है, इसलिए उनमें एकता दिखाई पड़ता है। वो आरक्षण की बात करेंगे, वो सरकार से ज़्यादा सुविधा की मांग करेंगे, ऐसे में उनमें एकता दिखाई पड़ती है। लेकिन यही चीज़ जब धर्म पे आ जाती है तब उनके बीच टकराव भी देखने को मिलता है। हिंदू और मुस्लिम के बीच टकराव, ईसाई सिख आपसी टकराव देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो होता यह है कि कई मामलों में जब हमारे हित समान हो तो हमें एकता देखने को मिलती है, जब हमारे हित अलग हों तो हमारे विचारधारा के टकराव भी देखने को मिलता है, हमारे विचारधारा भी अलग
होते हैं और यहाँ से एक तरह से विभाजन भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इसके लिए भी एक उदाहरण हम लोग अगर अपने देश को छोड़ करके देखें तो हम लोग यहाँ पे उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड के बारे में देखेंगे तो ये दोनों ही ईसाई बहुल देश है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो ईसाई धर्म को मानते हैं और यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो खेमों में बटे हुए हैं। अब यहाँ पे ईसाई धर्म भी है, वो दो भाग में बटा हुआ है। यहाँ पे दोनों तो है ईसाई धर्म के, लेकिन दोनों के विचारधारा अलग है। एक प्रोटेस्टेंट मानने वाले हैं तो एक कैथोलिक मानने वाले हैं। तो नीदरलैंड और उत्तरी आयरलैंड की कुछ जनसंख्या ऐसी है जो प्रोटेस्टेंट विचारधारा को मानती है और कुछ जनसंख्या ऐसी है जो कैथोलिक विचारधारा को मानती है, लेकिन ये दोनों ही ईसाई धर्म से ही जुड़े हुए हैं। और इन कारण से प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के विचारों में यहाँ पे टकराव देखने को मिलता है और इसके कारण यहाँ पे विभाजन को भी देखने को मिलता है, यानी कि जब ये विचारों का टकराव होगा तो यहाँ पे विभाजन भी होगा। लेकिन अगर दोनों गुटों के बीच समानता हो, उनके बीच एकता हो, विचारधारा एक हो, तब वहाँ पे उनके बीच इस तरह की घटना देखने को नहीं मिलेगी। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक समुदाय गरीब है एवं वंचित है और लंबे समय से शोषण का अधिकार है। यानी कि जो उत्तरी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हैं तो कैथोलिक आमतौर पर गरीब वंचित परिवार से आते हैं। वहीं पे यहाँ पे जो दूसरा है उत्तरी आयरलैंड में, तो अगर देखा जाए तो उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों के बीच संपूर्ण रूप से समानता एवं एकता दिखाई देती है। यानी कि यहाँ के जो भी कैथोलिक लोग हैं वो पिछड़े हुए हैं और इस कारण से वो किसी भी बाकी के समुदाय लिंग के हों उनमें एकता देखने को मिलती है, वो एक होकर के रहते हैं। जबकि यही हम नीदरलैंड की बात करें तो वहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर और गरीब हैं। अतः उत्तरी आयरलैंड में तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच सीधे रूप से मार काट यहाँ पे चलते रहता है। तो हम लोग इसको एक बार अच्छे से समझ लें कि जो उत्तरी यहाँ पे आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड में एक तरफ हैं प्रोटेस्टेंट और एक तरफ हैं कैथोलिक। कैथोलिक आमतौर पर गरीब हैं, प्रोटेस्टेंट उनसे बेहतर जीवन जी रहे हैं और इनके बीच इस गरीबी अमीरी के कारण विचारधाराओं का टकराव होता है, उनके बीच मारकाट चलते रहता है। जबकि नीदरलैंड में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ धर्म और वर्ग के बीच कोई मेल नहीं दिखाई देता है। कोई भी देश चाहे कितना भी बड़ा या छोटा हो, सामाजिक विभाजन और विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो उत्तरी आयरलैंड की बात करें तो वहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटे हुए हैं और कैथोलिक गरीब, प्रोटेस्टेंट वाले अमीर जाति से आते हैं, बेहतर जीवन जीते हैं और इनके बीच विचारों का संघर्ष होता है। उनके बीच हमेशा टकराव देखने को, मारकाट देखने को मिलता है। नीदरलैंड में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे धर्म और वर्ग के बीच कोई भी मेल दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दुनिया के चाहे कोई भी देश हो, वहाँ पे एक तरह से हम लोगों को सामाजिक विभाजन और विभिन्नता देखने को मिलेगा। भले उस विभाजन विभिन्नता का स्वरूप अलग हो, लेकिन दुनिया के लगभग सभी देशों में सामाजिक विभाजन और विभिन्नता पाई जाती है। आगे देखें तो यहाँ पे टकराव और जो सामंजस्य है, लोकतंत्र की सीढ़ियाँ है जिससे गुजरकर ही लोक सत्ता अपनी नीतियाँ निर्धारित करती है। अगर हम बात करें लोकतंत्र के बारे में कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, अगर लोकतंत्र की खूबसूरती के बारे में, तो लोकतंत्र को अगर सफल बनाना है तो उसमें ये दो चीज़ जो है, टकराव और सामंजस्य, माने कि पहले दो समुदाय के बीच टकराव हो, फिर उनमें मेल कराया जाए, तो ये लोकतंत्र की सीढ़ी है जिससे गुजर करके ही, इससे चढ़ करके ही लोकतंत्र अपने उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकती है, अपने वो मंजिल को प्राप्त करती है। ये नीतियाँ आसानी से निर्धारित नहीं होता है। यहाँ पे जो लोक सत्ता में लोग आते हैं वो अपने नीति को निर्धारित करते हैं और इन टकरावों के बीच सामंजस्य को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये नीति बनाना आसान नहीं होता है, बल्कि प्रतिद्वंदिता के कठिन परिवेश से गुजरते हुए सामंजस्य का माहौल बनाने का प्रयास करता है। जब भी कोई नीति सरकार द्वारा इन टकरावों के बीच बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि यहीं पे अगर हिंदू मुस्लिम के बीच टकराव चल रहा हो और उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना हो, उनमें एकता स्थापित करना हो, तो उसके लिए नीति बनाना आसान नहीं होता है। इसमें एक कठिन परिवेश से गुजरना पड़ता है, कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है और तब जा करके उनके बीच सामंजस्य का माहौल बनाने का प्रयास किया जाता है, उनमें सामंजस्य स्थापित किया जाता है।
पुनः परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप सभी संघर्ष गुट अंततः इसे स्वीकार कर ही लेते हैं और नीतियाँ निर्धारित हो ही जाती है। इसमें जो गवर्नमेंट में होते हैं, जो लोग सत्ता में होते हैं, उनको एक बहुत एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता है और एक कठिन चुनौती के बाद यहाँ पे एक कठिन संघर्ष के बाद यहाँ पे नीतियाँ निर्धारित होती है, लोग उसको स्वीकार करते हैं, तो इसको लागू करना इतना आसान नहीं होता है। पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की मुहिम कई वर्षों पहले शुरू हुआ। काका कालेस्कर लेकर रिपोर्ट से लेकर मंडल आयोग की सिफारिश के बीच लंबे जद्दोजहद के बीच तथा हिंसक तनाव के बाद आरक्षण की व्यवस्था लागू हो पाई। जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे आरक्षण की, जो ये आरक्षण की बात चल रही है, जो आरक्षण मिला है दलित परिवार को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, तो ये जो आरक्षण है वो बहुत लंबे समय से चल रहा था। यहाँ पे चाहे वो मंडल आयोग की सिफारिश हो, चाहे यहाँ पे काका कालेस्कर लेकर का रिपोर्ट हो, इन दोनों में ये बात किया गया था कि जो दलित समाज के लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए। लेकिन आरक्षण को लागू करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि आरक्षण को लागू करते ही समाज के दो समुदायों के बीच टकराव देखने को मिलता, सवर्णों और दलितों के बीच टकराव शुरू हो जाता, वहाँ पे जो संघर्ष चल रहा था वो और ज़्यादा बढ़ जाता। तो ऐसे में इसको लागू करना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी एक लंबा समय लगा, बहुत ज़्यादा कठिन प्रयास करना पड़ा, एक कठिन रास्ते से गुजरना पड़ा और अंततः यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था लागू हो पाई है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि लोक सत्ता में, लोकतंत्र में जो नीति निर्धारण करना आसान नहीं होता है, उसको हम लोग इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे आरक्षण को लागू करने में सरकार को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था, एक कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, तब जाकर के ये लागू हो पाया था। अभी भी कई बार यहाँ पे इसको लेकर के यहाँ पे समाज में हमेशा टकराव देखने को मिलता है। ये जो समाज में जो दलित और स्वर्ण हैं उनके बीच आरक्षण को लेकर के अभी भी टकराव देखने को मिलता है। तो इस तरह से टकराव भी चलते रहते हैं। ऐसी जब भी स्थिति बनती है तो राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल पैदा हो जाता है। जब भी इस तरह की स्थिति बनता है तो राजनीतिक पार्टी भी इसका भरपूर फायदा उठाता है और राजनीतिक पार्टियों के बीच भी एक तरह से संघर्ष, टकराव शुरू हो जाता है और राजनीति पर जातीय लेबल लगना शुरू हो जाता है। लोग अपने अपने राजनीति पार्टी को अपने जाति से जोड़ करके देखने लगते हैं, उसके साथ अपने पार्टी को अपने जाति के साथ जोड़ने लगते हैं। जाति राजनीति पर प्रभावी हो जाता है और सामाजिक न्याय का आवरण तले राजनीति का दिशा निर्धारण होने लगता है। और जब ये राजनीति पर जाति प्रभावित होता है तब अब जो राजनीति है वो सामाजिक न्याय के तले नहीं, सामाजिक न्याय के लिए नहीं, बल्कि जाति के आधार पर होने लगता है। उसी के आधार पर यहाँ नीति निर्धारण होने लगता है। अगर हम लोग 70 के दशक से पहले की बात करें तो भारत की राजनीति अवचेतना सुविधाप्रस्त हित समूह के बीच झूलती रही। अर्थात कहने का मतलब है कि 1967 तक की राजनीति में स्वर्ण जातियों का वर्चस्व रहा। 70 से 90 तक के दशक के बीच में स्वर्ण और मध्यम पिछड़े जातियों में सत्ता का कब्जा के लिए संघर्ष चला। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 1967 से पहले की अगर हम अपने देश की राजनीति देखें तो वहाँ पे जो स्वर्ण जाति के लोग थे, जो ऊंचे कास्ट के लोग थे, उन्हीं का राजनीति पर वर्चस्व था। लेकिन 1970 के बाद के जो दशक है और 1990 20 साल का जो दशक है, इन दशकों के बीच बहुत सारे यहाँ पे मध्यम पिछड़े वर्ग के लोग भी आए और वो लोग अपने हक के लिए लड़े, एक लंबा संघर्ष किए और तब जाकर के उनको सत्ता में हकदार बनाया गया, उनको सत्ता में साझेदार बनाया गया। तो सत्ता में साझेदारी के लिए संघर्ष भी चलता है और तभी सत्ता में साझेदार बनते हैं। तो हमारे देश में भी ये घटना हुआ है। 90 के दशक के उपरांत पिछड़े जातियों का वर्चस्व तथा दलितों की जागृति की अवधारणाएं राजनीतिक गलियारों में उपस्थिति दर्ज कराती रही और नीतियों को प्रभावित करती रही। तो 90 के बाद देखा जाए, 70 से लेकर 90 उसके बाद के टाइम, तो यहाँ पे जो पिछड़े जाति के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, वो लोग अपने यहाँ पे अपने आप को जगाए, वो राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे और राजनीति में अपने हक के लिए यहाँ पे लड़ने लगे, उसकी मांग करने लगे। और ये चीज़ अगर हम लोग अपने भारत की राजनीतिक इतिहास को देखें तो उसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि 90 के दशक के बाद आज की जो राजनीति है उसमें बहुत सारे दलित समाज से भी लोग आते हैं और अपना यहाँ पे जो भी नीति निर्धारण होता है सरकार के द्वारा, उसमें अपने विचारधारा को वो रखते हैं और सरकार के नीति को वो प्रभावित करते हैं।
भारतीय राजनीति के इस महामंथन में पिछड़े और दलितों का संघर्ष प्रभावी रहा। आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पल्ला दलितों और महादलितों, अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो इनके पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है। आज की अगर हम बात करें राजनीति की, तो आज की राजनीति में सभी लोगों को, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, महिला हो, हर किसी को यहाँ पे राजनीति में उनका हक अदा किया जा रहा है। यानी कि एक तरह से यहाँ पे सत्ता में उनको साझेदार बनाया जा रहा है। सरकार की नीतियों के सभी परिदृश्यों में दलित न्याय की पहचान सबके केंद्र बिंदु का विषय बन गया है। आज सरकार में जो भी नीति बनता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, जब वो नीति बनाते हैं तो यहाँ पे जो दलित समाज के लोग हैं उनको भी केंद्र बिंदु में रखा जाता है, उसको ध्यान में ही रख करके नीतियों का निर्धारण किया जाता है। तो इस तरह से दलित समाज आज सत्ता में साझेदार बन रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में राजनीति का कमोश का यही सूरत है। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के हम किसी भी देश में देखें तो इस तरह के टकराव और इस तरह से एक वर्ग को हर चीज़ से वंचित रखना और एक वर्ग को हर चीज़ से परिपूर्ण रखना, ये हर देश में चलते रहा है। और वहाँ पे जो वंचित समाज के लोग हैं वो हमेशा अपने हक के लिए लड़े हैं, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, श्रीलंका हो, बेल्जियम हो, यूगोस्लाविया हो, कोई भी देश हो, हर देश में इस तरह की घटना देखने को मिलता है। राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीति होड़ करने लगते हैं। अब यहाँ पे राजनीतिक दल क्या करते हैं कि समाज में जिस तरह की परिस्थिति होती है, जिस तरह की विभाजन होती है, उसी के हिसाब से वो राजनीति करना शुरू करते हैं। अगर समाज में लिंग के आधार पे भेदभाव किया जा रहा है तो राजनीतिक पार्टी उसी के आधार पर यहाँ पे राजनीति करना शुरू कर देता है। अगर जाति के नाम पे हो तो वो जाति के नाम पे राजनीति करेगा, धर्म के नाम पे हो तो यहाँ पे राजनीतिक पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करना शुरू कर देता है। यानी कि समाज में जैसा विभाजन मौजूद होता है उसी के आधार पे होगा। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजनीति जो है वो श्वेत और अश्वेत के नाम पे यानी कि नस्ल के आधार पे वहाँ की राजनीति होगी, क्योंकि वहाँ का समाज में जो विभिन्नता है, वो जो विभाजन है वो नस्ल है, नस्ल के आधार पे ही वहाँ पे विभिन्नता पाया जाता है, तो उसी के आधार पे होता है। हमारे देश में जाति, क्षेत्र, धर्म के नाम पे यहाँ पे राजनीति किया जाता है, क्योंकि यही समाज में विभाजन का कारण है, तो इसी के आधार पर राजनीति भी की जाती है। इस तरह सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बन जाती है। जो ये सामाजिक विभाजन है आगे चल के राजनीतिक विभाजन भी बन जाती है। प्रत्येक पार्टी का एक अपना सिद्धांत हो जाता है और उस पर एक मुहर लग जाता है जाति, धर्म का, क्षेत्र का, ये तो फलाने धर्म का है, फलाने जाति का है, फलाने क्षेत्र का है। तो इस तरह से सामाजिक विभाजन आगे चल करके राजनीतिक विभाजन का भी रूप ले लेता है। अगर विभिन्न संघर्ष तत्वों के बीच राजनीतिक सामंजस्य स्थापित नहीं की जाए तो देश में विघटन की तरफ जा सकता है। अगर ये जो राजनीतिक विभाजन होता है, अगर इसी तरह से राजनीतिक पार्टी राजनीति करते रहे तो इससे देश विखंडित हो सकता है, देश टूट सकता है, वो टुकड़ों में बंट सकता है। तो राजनीतिक पार्टी को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक पार्टी का काम होता है कि इन संघर्षों को, इन टकरावों के बीच मध्यस्थता लाए, इनमें सामंजस्य स्थापित करे। लेकिन अगर यही राजनीतिक विभाजन पर राजनीति करने लगे, सामाजिक विभाजन पर राजनीति करने लगे, तो वह देश विघटन की ओर चले जाता है। उस देश को टूटने से कोई नहीं रोक सकता है, उसके टूटने की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पे उत्तरी आयरलैंड को देख सकते हैं। उत्तरी आयरलैंड में क्या होता है कि उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा है। जो पूरा ब्रिटेन आता है, ग्रेट ब्रिटेन, उसी का हिस्सा है उत्तरी आयरलैंड, जो काफ़ी समय से हिंसा, जातीय कटुता और राजनीतिक टकराव के गिरफ्त में रहा है। यहाँ पे ये सब समस्याएँ बहुत लंबे समय से चल रहा है। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई ही है। यहाँ के जो लोग हैं मुख्य रूप से ईसाई धर्म को ही मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ईसाई है, अभी हम लोग पीछे पढ़ें कि दो भागों में बटे हुए हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में ये बटे हुए हैं। यहाँ के 53% मतलब 53% जो आबादी है वो प्रोटेस्टेंट है और 44% जो आबादी है वो कैथोलिक है। और यहाँ पे जो कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व करता है, जो पार्टी है कैथोलिकों का प्रतिनिधित्व करने वाला, उसका नाम है नेशनलिस्ट पार्टी। यानी कि अगर हम इसको देखें तो उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हैं और इसी के आधार पर वहाँ की राजनीतिक पार्टी भी है। जो कैथोलिक के प्रतिनिधित्व करता है उसका नाम है नेशनलिस्ट पार्टी। और इनका मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो मुख्यतः कैथोलिक बहुल्य देश है। तो यहाँ पे एक संघर्ष चल रहा है कि जो यहाँ पे जो नेशनलिस्ट पार्टी है कैथोलिकों का, उनका मानना है कि उत्तरी आयरलैंड को जो आयरलैंड गणराज्य है उसमें मिला दिया जाए। और वो इस चीज़ की मांग क्यों कर रहे हैं
क्योंकि आयरलैंड गणराज्य में कैथोलिकों की जनसंख्या ज़्यादा है, तो अगर ये उसमें मिलेंगे तो इनको सुख सुविधा हर तरह की चीज़ ज़्यादा मिलेगी। वहीं पे प्रोटेस्टेंट लोग जो हैं उनका प्रतिनिधित्व करने वाले पार्टी का नाम है यूनियनिस्ट पार्टी, और ये कहते हैं कि जी नहीं, उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य में नहीं बल्कि ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहिए, इसको ग्रेट ब्रिटेन में ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे दो पार्टियों का टकराव चल रहा है। एक पार्टी है जिसका नाम है नेशनलिस्ट पार्टी और एक है जिसका नाम है यूनियनिस्ट पार्टी, और ये दोनों पार्टियाँ एक तरह से अपने अपने जो धर्म के विचारधारा वाले लोग हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रही है। और यहाँ पे एक उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य में मिलाना चाह रहा है और दूसरा जो है वो दूसरा पार्टी जो है वो उत्तरी आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन में मिलाना चाह रहा है। और मिलाने के पीछे वजह क्या है? उत्तरी आयरलैंड और इसको में देखा जाए जो आयरलैंड गणराज्य है, तो इन दोनों के बीच एक कॉमन चीज़ क्या है कि आयरलैंड गणराज्य में कैथोलिक की संख्या ज़्यादा है, तो अगर उत्तरी आयरलैंड के लोग इसमें मिलते हैं तो उनके लिए वो बेहतर होगा। जबकि जो प्रोटेस्टेंट हैं वो चाह रहे हैं कि हम लोग ग्रेट ब्रिटेन के साथ रहें, तो उसके पीछे वजह ये है कि ग्रेट ब्रिटेन में मुख्य रूप से यहाँ पे प्रोटेस्टेंट की संख्या ज़्यादा है। तो प्रोटेस्टेंट विचारधारा वाला चाह रहे हैं कि उत्तरी आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन में मिले, और जो कैथोलिक विचारधारा वाले लोग हैं वो चाह रहे हैं कि उत्तरी आयरलैंड गणराज्य के साथ मिले। तो इसी बात को लेकर के उनके बीच टकराव चलते रहता है, और इसमें यूनिस्ट और नेशनलिस्ट जो पार्टी है इनके बीच चलने वाले हिंसक टकराव में ब्रिटेन के सुरक्षा बलों सहित सैकड़ों लोगों और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। तो ये जो पार्टियों के बीच ये जो टकराव चल रहा है इससे ब्रिटेन को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे सेना भी यहाँ पे मारे जा चुके हैं। तब 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन को बंद करने की बात को स्वीकार किया, और इस तरह से वहाँ की जो समस्या है उसको एक समझौते के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। वो जो टकराव चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यहीं पे एक और देश के बारे में हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है यूगोस्लाविया। तो यूगोस्लाविया की कहानी को अगर हम देखें तो उसका अंत ऐसा नहीं हुआ। उत्तरी आयरलैंड तो ऐसे टूटते टूटते बच गया, एक समझौता के तहत दोनों शांत हो गए, लेकिन यूगोस्लाविया की कहानी का कोई सुखद अंत नहीं हुआ। कारण क्या है कि वहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर जो राजनीति शुरू हुआ वो यूगोस्लाविया को कई टुकड़ों में बांट दिया। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति तो उत्तरी आयरलैंड में भी शुरू हुआ, वहाँ पे भी धर्म के नाम पे एक तरह से राजनीति चल रहा है, लेकिन वहाँ के लोग मान गए, समझौते को मान गए और वहाँ पे देश टूटने से बच गया। लेकिन यूगोस्लाविया में क्या हुआ कि यहाँ पे एक ऐसा राजनीति खेला गया धर्म और जाति के नाम पे कि यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में टूट गया है। ये मंथली एग्जाम में सवाल भी पूछा गया है कि ये कौन सा देश है जो धर्म और भाषा के आधार पे टूट गया है, तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन था, तो उसमें यूगोस्लाविया जो है वो विचारों के टकराव के कारण, यहाँ पे राजनीतिक होड़ के कारण टुकड़ों में बंट गया है। दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन तो पाया ही जाता है, चाहे कोई भी देश हो वहाँ पे सामाजिक विभाजन है, और ऐसे में विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करती है। ये जो विभाजन है इसी के आधार पे राजनीति का स्वरूप भी तैयार होता है कि वहाँ की राजनीति कैसी होगी। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के लिए सामाजिक विभाजनों की बात करना और विभिन्न समूहों से अलग अलग वादे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। जहाँ भी लोकतंत्र है वहाँ पे राजनीतिक दल जो है वो अलग अलग जो समाज में लोग हैं, जो समूह हैं, उनके साथ है उसी के तरह बात करता है, उसी तरह उससे डील करता है। ये एक स्वाभाविक बात हो गई है। विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों के बीच उचित मांगों और ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियाँ बनाना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। तो राजनीतिक पार्टी की ही ये जिम्मेवारी होता है कि वो जो भी विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं उनके मांगों को, उनके ज़रूरतों को ध्यान में रखे, उसको ध्यान में रख के ही वो नीति निर्धारण करे और उनके मांग को पूरा करने की कोशिश करे। ये भी राजनीतिक पार्टी के ही ड्यूटी होता है, उसी का ये कर्तव्य होता है। अधिकतर देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजनों के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। कई पार्टियां अपने समुदाय पर ध्यान देती है और उसी के हित में राजनीति करती है। तो ज़्यादातर देश में देखा जाए तो लोकतांत्रिक जहाँ पे देश है वहाँ पे चुनाव द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को चुना जाता है, और वो जो प्रतिनिधित्व चुन के आते हैं
चुनाव द्वारा, वो अब जो भी पार्टी चुन के आए वो अपने समुदाय पर ध्यान देता है और उसी के आधार पर वो उसी के हित के लिए वहाँ पे राजनीति करता है। पर इसकी परिणति देश के विखंडन में नहीं होता है। अगर इस तरह से अगर सामाजिक पार्टी सिर्फ अपने समूह के लिए, अपने जाति के लिए राजनीति करे तो एक सामाजिक विभाजन का कारण बनेगा, उससे देश भी टूट सकता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व। 3 ऐसे कारण हैं जिसके वजह से समाज में सामाजिक विभाजन होता है। पहला है कि लोग अपनी पहचान स्व अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य में जो प्रत्येक मनुष्य वो राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय और स्थानीय चेतना भी होते हैं। तो देखिए, पहला कारण है कि हम लोगों में राष्ट्रीय चेतना तो है, हम लोग अपने देश से प्रेम तो करते हैं, देश से लगाव तो होता ही है, साथ ही साथ हम लोग जिस क्षेत्र में निवास करते हैं, जिस राज्य में निवास करते हैं, जिस जगह पे निवास करते हैं, वहाँ से भी हम लोगों को लगाव होता है। और अगर वहाँ के बारे में कोई भला बुरा कहे, उसके बारे में कोई बुरा सोचे, तो यहाँ से भी आपसी टकराव होने का एक यहाँ पे संभावना बन जाता है। तो मनुष्य का राष्ट्रीय चेतना होता है, इसके अलावा यहाँ पे उनको अंदर स्थानीय चेतना भी होता है, यानी कि राष्ट्रीय लगाव के साथ उनके अंदर स्थानीय लगाव भी होता है। कोई एक चेतना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग होने लगती है तो समाज में असंतुलन पैदा हो जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों में तीनों जो भी हमारे जो पहचान बनते हैं, चाहे वो राष्ट्र स्तर पर हो, क्षेत्र स्तर पर हो, अगर इसमें से कोई एक उग्र होने लगता है, बाकी से ऊपर होने लगता है, तो समाज में असंतुलन पैदा होता है और इसी असंतुलन के कारण आगे चल के समाज में विभाजन भी पैदा लेता है। तो सामाजिक विभाजन का एक कारण हो जाता है यहाँ पे हमारी पहचान, कि हमारी पहचान क्या है। उदाहरण के तौर पर देखें कि जब उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रो स्टेट और कैथोलिक तौर पर देखते रहेंगे, जब तक ये चीज़ रहेगा वहाँ, तब तक उनका संघर्ष नहीं थम पाएगा, उनके बीच टकराव चलते रहेगा। क्योंकि इनका एक पहचान तो है कि ये उत्तरी आयरलैंड के हैं, दूसरी पहचान ये भी है कि एक कैथोलिक हैं और एक प्रोटेस्टेंट हैं। तो जब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक पहचान लेकर के इनके बीच टकराव चलते रहेगा, तो जब तक ये विचारधारा उनके अंदर रहेगा तब तक वो टकराव नहीं थम सकता है, वो इसी तरह से चलते रहेगा। लेकिन यही अगर ख़त्म होकर के उसके जगह यहाँ पे इनमें ये विचारधारा आ जाए कि ये सभी उत्तरी आयरलैंड के निवासी हैं, तो ये चीज़ थम सकता है। उसी तरह हम लोग अपने देश में देखें तो जब तक बंगाल बंगालियों का रहेगा, तमिलनाडु तमिलों का रहेगा, महाराष्ट्र मराठियों का रहेगा, असम असमियों को, गुजरात गुजरातियों का, बिहार बिहारियों का रहेगा, ऐसी भावना जब तक हमारे अंदर रहेगा तब तक हमारे बीच टकराव चलते रहेगा, इस तरह के टकराव होते रहेगा और इससे भारत की अखंडता, एकता और सामंजस्य को भी खतरा में रहेगा। अगर इस तरह के विचारधारा हमारे बीच रहे तो इससे देश टूट भी सकता है, इसकी एकता अखंडता को इससे खतरा भी हो सकता है। अतः उचित है कि पहचान के लिए सभी चेतनाएं अपने अपने मर्यादा में रहें। ऐसा होना चाहिए, अपने क्षेत्र से, अपने धर्म से, अपने जाति से लगाव होना चाहिए, लेकिन उसका एक मर्यादा होना चाहिए। अगर वो मर्यादा के सीमा को पार करेगा तो आपसी संघर्ष भी होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर लोग अपने बहुस्तरीय पहचान को राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा मानते हैं तो कोई समस्या नहीं हो सकती है। अगर हम लोग सबसे पहले अपने आप को यहाँ पे भारतीय होने की पहचान रखते हैं, अगर हम लोग ये पहचान रखते हैं कि हम सभी मानव हैं, तब तो किसी तरह का संघर्ष नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह के पहचान नहीं और सिर्फ हम क्षेत्र या अपने जाति या अपने विचारधारा से अगर पहचान को जोड़ते हैं तो संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए देखिए, बेल्जियम में अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई मानते हैं, वो अपने आप को सबसे पहले बेल्जियम का नागरिक मानते हैं, भले ही वो डच बोलते हों या जर्मन बोलते हों। वहाँ पे कुछ लोग डच भी बोलते हैं, जर्मन भी बोलते हैं, लेकिन उन सब में एक कॉमन चीज़ है कि वे सभी अपने आप को बेल्जियाई मानते हैं, यानी कि यहाँ पे उद्देश्य लोगों का एक है, इसलिए इनमें एकता दिखाई देगा। हमारे देश में भी बहुत लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया रखते हैं। अगर हम लोग भी अपने देश में बात करें तो कुछ लोगों को छोड़ करके यहाँ पे सब लोग पहले अपने आप को भारतीय मानते हैं, भारत के नागरिक है, भारत उनका देश है, ऐसा उनका वही उनका पहचान बनता है, ऐसी उनकी भावना है, ऐसा भारत के साथ उनका लगाव है। और यही कारण है कि भारत विभिन्नताओं का देश है, फिर भी सभी नागरिक सर्वप्रथम अपने आप को भारतीय मानते हैं और इसी कारण से अब तक हमारे देश में एकता और अखंडता जारी है, ये अभी तक चल रहा है। अगर इस तरह के विचारधारा हमारे अंदर नहीं होता, हमारे अंदर पहले भारतीय होने की विचारधारा नहीं होता, तो अब तक हमारा देश भी कई टुकड़ों में बंट गया होता। लेकिन ये जो विचारधारा है
कि हम पहले भारतीय हैं, बाद में हम किसी धर्म, किसी जाति, किसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। यही चीज़ भारत की एकता और अखंडता को बना के अब तक रखा है। दूसरा है कि यहाँ पे किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। जब किसी समुदाय द्वारा या किसी क्षेत्र विशेष द्वारा कोई मांग रखा जाता है तो राजनीतिक दल उसको कैसे उठा रहा है, इस पे भी यहाँ पे सामाजिक विभाजन डिपेंड करता है। संविधान के दायरे में आने वाली या दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुँचने वाली मांगों को मान लेना तो आसान होता है, वैसे नीति निर्धारण करना, वैसे नियम कानून बनाना जो संविधान के अंतर्गत आता है और उससे किसी दूसरे समुदाय को नुकसान नहीं पहुँच रहा है, तो ऐसे नियमों को लागू करना आसान होता है। परंतु कुछ ऐसे भी मांगे होती है जिसको मानना आसान नहीं होता है, कुछ ऐसे भी नियम कानून हैं जिसको लागू करना आसान नहीं होता है। उदाहरण के रूप में हम लोग अगर देखें तो 80 और 90 के दशक में भारतीय राजनीति में बदलाव हुआ और भारतीय समाज में सामंजस्य अभी तक बरकरार है। 80-90 के दशक में अपने हित को लेकर के, अपने उद्देश्यों के पूर्ति के लिए यहाँ पे दलितों के बीच, दलित जो है वो जागरूक हुए, वो अपने आप को सत्ता में साझेदार मानने लगे, वो अपने आप को सत्ता में जो हक है उसकी मांग करने लगे और सरकार ने, यहाँ की सरकार ने उनकी मांगों को माना, उनके हक को समझा, उनको माना, उनको सत्ता में साझेदार बनाया और ये जो समस्या थी संघर्ष वाला उसको ख़त्म किया। और भारत में जो एक संघर्ष चलता, एक टकराव हो सकता था, भारत टूट सकता था, उसको वो घटना होने से रोक लिया गया। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम लोग यूगोस्लाविया में देखें तो वहाँ के विभिन्न समुदाय के जो नेता थे उन्होंने अपने जाति समूह के तरफ से ऐसी मांगें रख दी जिसको पूरा करने में वहाँ के लोग सक्षम नहीं थे, यानी कि वो कहीं से भी पूरा नहीं हो सकता था और जिसके कारण यहाँ पे यूगोस्लाविया कई टुकड़ों में टूट जाता है। जब उनके मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वहाँ पे यूगोस्लाविया टूट गया। लेकिन हमारे देश में जो मांग रखे गया दलित समाज के द्वारा, उनको सरकार ने सुना, उसको समझा, उनको माना, उनको सत्ता में हकदार बनाया और हमारे देश में ये जो समस्या थी वो ख़त्म हुआ। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि जो हम मांग कर रहे हैं उसको राजनीतिक पार्टी कैसे ले रहा है। अगर राजनीतिक पार्टी उस मांग को मान लेता है तो वो देश में टकराव, संघर्ष से, ये टूटना फूटना ये सब से बच जाता है। लेकिन अगर राजनीतिक पार्टी उसको किसी और तरीके से ले ले या उसको न माने तो देश में इस तरह की घटनाएं हो जाती है कि देश भी टूट जाता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे तृतीय में, तो सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है कि सरकार का कैसा रूप है, कौन से रूप में वो काम कर रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जब भी समाज द्वारा, समुदाय द्वारा, किसी व्यक्ति समूह द्वारा मांग किया जाता है सरकार से, तो सरकार उस पर क्या प्रतिक्रिया देता है ये भी डिपेंड करता है सामाजिक विभाजन पे कि सामाजिक विभाजन होगा अथवा नहीं होगा। अगर भारत में पिछड़ों और दलितों के प्रति न्याय की मांग को सरकार शुरू से खारिज करती रहती तो आज भारत बिखराव के कगार पर होता। अगर हमारे देश की घटना को देखा जाए और जिस तरह से यहाँ के दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग अपने हक की मांग कर रहे थे, अगर सरकार उसको नहीं मानती तो आज ये संघर्ष बहुत बड़ा हो जाता। हो सकता है आज हमारा जो भारत है वो कई टुकड़ों में टूट भी गया होता। लेकिन यहाँ पे सरकार ने इनके सामाजिक न्याय को उचित मानते हुए सत्ता में उनको साझेदार बनाया और इनकी देश के मुख्य धारा में भी जोड़ने का ईमानदारी से प्रयास किया। जो भी दलित समाज के, जो भी पिछड़े समाज के लोग थे, उनको भी समाज में यहाँ पे सत्ता में जोड़ने का काम किया, उनको साथ ले चलने का यहाँ पे ईमानदारी से प्रयास किया, उनको उनका हक दिया। और इस वजह से भले ही हमारे देश में छोटे मोटे संघर्ष होते रहते हैं, लेकिन ये संघर्ष होने के बावजूद भी आज जो हमारा भारतीय समाज है वो यहाँ पे एकता में है, इनके भी सामंजस्य स्थापित है, हर लोग मिलजुल के रह रहे हैं। यहाँ पे जो भी समस्या है उसका मिल करके यहाँ पे सामना कर रहे हैं और भारत में एकता अब तक देखने को मिल रहा है। उसी तरह अगर हम बेल्जियम में देखें तो बेल्जियम में भी सभी समुदायों के हितों का सामुदायिक सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। बेल्जियम में भी जो लोगों की मांग थी उसको रखा गया और वहाँ पे भी बेल्जियम टूटने से बच गया, वो विखंडित होने से बच गया। लेकिन यही बात अगर हम श्रीलंका की करें तो श्रीलंका की जो एकता है वो एकता के नाम पर यहाँ पे तमिलों के न्यायपूर्ण के मांगों को दबाया जा रहा है। वहाँ पे तमिल की जो मांग है, जो भारत के तमिल के जो लोग वहाँ पे निवास करते हैं उनकी जो मांग है, वहाँ की सरकार उस मांग को अनदेखा करती है, उसको दबाने की कोशिश करती है और इसके कारण वहाँ पे गृह युद्ध भी हो चुका है। तो ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाता है। जब हम यहाँ पे अगर वहाँ पे श्रीलंका में तमिलों की मांग को नहीं रखा गया तो एक दिन श्रीलंका भी
टुकड़ों में बंट सकता है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी है। तो देखिए, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन होता है, रहता है, लेकिन उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना, उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी देना लोकतंत्र में एक सामान्य बात माना जाता है और यही राजनीति का लक्षण भी होता है। राजनीति के लिए यही बेहतर भी माना जाता है। राजनीति में विभिन्न तरह से सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का भी काम करता है। अगर लोगों को यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी मिले तो जब भी यहाँ पे सामाजिक विभाजन जैसे समस्याएं आते हैं तो उनके बीच संतुलन पैदा करने का काम वहाँ पे अभिव्यक्ति करता है। तो ये चीज़ होना चाहिए। परिणामतः कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता है और यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक भी होता है। तो जब लोगों को यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी रहती है, उनके मांगों को सरकार के द्वारा सुना जाता है, उसकी मांग को सरकार के द्वारा पूर्ति किया जाता है, तो ऐसे में जो सामाजिक विभाजन होने की जो संभावना रहती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। वो सामाजिक विभाजन होने से रुक जाता है और लोकतंत्र वहाँ पे और मजबूत बन जाता है। तो यहाँ पे ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने में एक तरह से मदद करता है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं, उनका समाधान पाने का भी प्रयास करते हैं। तो जब अभिव्यक्ति की आज़ादी ऐसे मिल जाती है तो हम लोग यहाँ पे अपने मांग को रखते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, जो संवैधानिक तरीका है उस तरह से। उसके बाद अगर सरकार हमारी बात न माने तो चुनाव के माध्यम से उन पर दबाव डालते हैं, उनकी सरकार गिराने की यहाँ पे जो डर होता है उनमें कि अगर हम जो भी मांग है उसको अगर हम न मानेंगे तो सरकार गिर सकती है। तो इन दबावों के कारण वो बेहतर काम करते हैं और बेहतर समाधान पाने का कोशिश करते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो समाज में सामाजिक विभेद है, जो सामाजिक विभाजन है, उसमें लिंग, जाति, धर्म का मुख्य रूप से क्या योगदान है, मुख्य रूप से उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।